हेलो दोस्तों, नमस्कार। मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष में एक कदम और आगे बढ़ चुका है, जिसमें कि ईरान ने यूके और यूएस बेस डियागो गार्सिया में स्थित यूएस के बेस के ऊपर हमला किया है। बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। ईरान ने हिंद महासागर में स्थित डियागो गार्सिया सैन्य अड्डे पर मिसाइल हमला किया, लेकिन वह हमला नाकाम रहा है, जिसने कि अमेरिका के जो इंटरसेप्टर थे उसने इंटरसेप्ट कर लिया, जिससे कि वो अपने वहाँ जहाँ तक उसे पहुँचना था वो नहीं पहुँच पाया। आगे हम देख लेते हैं कि ये डियागो गार्सिया कहाँ पे है। जैसे कि आप ये पूरा इंडियन ओशियन है, आप ये इंडिया है हमारा, और यहाँ से जब आप नीचे आएंगे साउथ की ओर आएंगे तो यहाँ पे ये डियागो गार्सिया पड़ता है। यहीं डियागो गार्सिया में जो कि अमेरिका का आइलैंड है, जिसे चैगोस आइलैंड भी बोला जाता है, मतलब पूरे का, और इसी एक आइलैंड के ऊपर डियागो गार्सिया जो कि ये उसका बेस है। और ये ईरान रहा। ईरान ने अपने यहाँ से यहाँ फायर किया है, मिसाइल को मारा है, जिससे कि ये करीब यहाँ की दूरी जो है लगभग 3000 से 4000 के बीच में है। और इस हमला के करने के बाद ईरान जो कि है पूरे का मतलब बहुत दूर तक 4000 किलोमीटर तक ये अपना मिसाइल मार सकता है, जो कि पूरा ऑलमोस्ट जो पूरा यूरोप है वो पूरे कब्जे में इसके आगे है, रेंज में आ चुका है। आगे हम देखते हैं कि इसमें क्या हुआ है और इसे समझने का प्रयास करते हैं। जैसे आप समझ गए हो कि ये सऊदी अरेबिया हो गया, यहाँ पे इजराइल हो गया। ये इजराइल और ईरान का दोनों को लेकर संघर्ष चल रहा है। इसी के कारण अभी हाल फिलहाल में भारत और बहुत जगह आपने सुना होगा कि गैस का, पेट्रोल का, इन सब का मतलब धीरे धीरे कमी होता जा रहा है। ये यहीं पे ईरान अपना ये हरमुज जल संधि है, यहीं पे ईरान बैठा हुआ है, जिससे कि और यहाँ से आने वाले जितने भी इंपोर्ट है यहाँ आने नहीं दे रहा। पूरे विश्व का जो कि है 20% एलपीजी यहीं से इंपोर्ट होता है, यह इसी के रास्ते आता है, और ईरान यहीं पे बैठा हुआ है। तो आने वाले समय में एलपीजी का शॉर्टेज हो सकता है। साथ में भारत भी अपना 20 से 30% जो कि ऑयल वगैरह ये सब सारा चीज़ यहीं से मंगाता है। तो आने वाले टाइम में अगर ये युद्ध ऐसे लंबा चलता रहा तो आने वाले समय में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन फ़िलहाल हम देखते हैं कि इस हमला होने के बाद ब्रिटेन भी शायद इस युद्ध में आ जाए या फिर नहीं आए, अभी उसका पता नहीं है। लेकिन ब्रिटेन ने इस आइलैंड को वॉर के लिए इस्तेमाल करने के लिए दे चुका है। इसका मतलब ये है कि पहले यहाँ पे जो इतने भी इसके यूएस के जितने भी बेसेस हैं, वहाँ पे जितने भी फाइटर जेट खड़े हुए हैं, अभी वो यहाँ से नहीं ऑपरेट कर रहे हैं। यहाँ पे वो यूएस ने अपना नेवी को यहाँ पे डिप्लॉय कर रखा है, जो कि यहीं से डायरेक्ट सारा चीज़ कर रहे हैं। लेकिन अब यहाँ से भी करना स्टार्ट कर देंगे। यूएस का जो B-2 बॉम्बर है, जो कि आपने सुना होगा कि बहुत मतलब ऊंचाई में जाकर मारता है और वो रडार में भी नहीं आ पाता है, तो वो यहीं पे जो है कि वहीं पे आया रहता है। जैसा कि हमने देखा था कि पश्चिमी एशिया में अमेरिका में चल रहा टकराव के बीच यह इंडियन ओशियन तक आ पहुंचा है, जो कि इंडियन ओशियन भारत के बेहद नज़दीक है, डियागो गार्सिया के पास है। यहाँ पे हमला किया है। वॉर स्ट्रीट जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने इस हमले में 2 इंटरमीडिएट मिसाइल को मारा है, यहाँ से करीब यहाँ पे ये डियागो गार्सिया, ये पूरा हिंद महासागर। अगर इसमें आज मतलब कि पूरे विश्व का बहुत ज़्यादा व्यापार इस रास्ते से यहाँ से होता है। यहाँ पे जैसे देखिए ये इंडोनेशिया के पास से ऐसा आने वाले समय में अगर यहाँ भी व्यस्त हो गया तो आने वाले टाइम में बहुत सारा ऐसा समस्या का सामना करना पड़ सकता है पूरे विश्व को व्यापार को लेकर। अभी फ़िलहाल ये लाल सागर से मतलब कि आराम से व्यापार हो जा रहा है, लेकिन अगर ये भी बंद हो गया और ये भी बंद हो गया तो पूरे यहाँ से पूरा घूम कर अफ्रीका से यहाँ पे आना पड़ेगा। फ़िलहाल कि ये सही चल रहा है। यमन यहीं पे सुनते होंगे, जो कि ईरान का ही मतलब एक तरीके से दोस्त है। आपने हूती विद्रोहियों के बारे में सुना होगा, वो यहीं से ऑपरेट करते हैं। यहाँ से भी उसने इजराइल के ऊपर मतलब हमला करता है लगातार। और ये हो गया बाब अल मंडेब जल संधि, जो कि बैब अल मंडेब एक तरीके से बोल सकते हैं आप उसे। ये हो गया लाल सागर, और ये हो गया पर्शियन गल्फ, पर्शिया की खाड़ी, और यहाँ पे ये हो गया हरमुज जल संधि, जिसके लेकर आज बहुत सारा चर्चा में चल रहा है कि हरमुज जल संधि बहुत सारे न्यूज़ में। तो आप इस चीज़ को ध्यान दे लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में इससे एग्ज़ाम में पूछ भी सकते हैं। और आगे हम एक बार देखें तो ये पूरा मिडिल ईस्ट का मैप है, जिसमें कि यहाँ पे तुर्की हो गया, साइप्रस हो गया, सीरिया हो गया, लेबनान हो गया, जॉर्डन हो गया, यहाँ पे मिस्र का थोड़ा सा हिस्सा था, यहीं से लाल सागर है, ये सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, यूएई हो गया, कतर, बहरीन, कुवैत, और ये इराक हो गया और ईरान हो गया। आप ये चीज़ इस बात का ध्यान रखिएगा कि पर्शियन गल्फ़ में यमन जो है उसका बाउंड्री नहीं शेयर करता है, बाकी ओमान का भी नहीं करता। अगर ओमान का बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा ये गल्फ़ ऑफ ओमान यहाँ पे है, और यहाँ पे गल्फ़ ऑफ एडन है की खाड़ी है। ये बाब अल मंदेब जल संधि हो गया, ये रेड सी हो गया, और ये इजराइल हो गया आपका। और इसमें देखें तो सऊदी अरेबिया इस तरफ से पर्शियन गल्फ़ से रेड सी यहाँ तक पूरा उसका बाउंड्री। हाल ही में जब अभी तेल का शॉर्टेज हुआ है तो इसके बीच में एक मतलब पाइपलाइन डाला गया है, जो कि आने वाले समय में ये इराक वॉर के टाइम में ही स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे डाला गया था, जो कि आने वाले समय में अगर इसमें कोई समस्या आ जाए तो यहाँ से हम सारा चीज़ आगे बढ़ा सकते हैं अपने काम को। दोबारा से इस लाइन को चालू किया जा रहा है।
साथ में पहले भी यूएई ने यहाँ पे यमन के रास्ते होते हुए मतलब इस तरफ से यहाँ से एक पाइपलाइन डाला गया था, दोबारा से इसको भी चालू किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे ईरान अपना बैठा हुआ है और जो भी यहाँ पे शिप वगैरह आ रहा है उस पर सीधा अटैक कर दे रहा है वो। अभी यहाँ पे कतर की रिफाइनरी है, कतर के रिफाइनरी के ऊपर ही जो कि मतलब कि ऑलमोस्ट विश्व का जो है सबसे ज़्यादा एलपीजी और एलएनजी को अगर मतलब कि बनाने का काम करता है, वो कन्वर्ट करने का काम वो यहीं पे होता है। यहाँ पे एक आइलैंड है जो कि 2 भागों में बटा हुआ है, एक पे ईरान का कब्ज़ा, दूसरे ऊपर कतर का है। और ईरान ने इसी के ऊपर हमला कर दिया है, जो कि पहले से काम चल रहा था, इसमें मतलब इस पर हमला नहीं हुआ अभी तक, लेकिन इस बार हमला होने के बाद भले वो वहाँ से मतलब आ जा नहीं रहा था, लेकिन वहाँ पे बनने के बाद वो आराम से शॉर्टेज में मतलब रखाया जा रहा था और यहाँ पे हमला हो गया तो अब से वो बन भी नहीं पाएगा एलपीजी एक तरीके से, तो आने वाले टाइम में और भी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ में देखें तो बैलिस्टिक मिसाइल मारा गया है, जो कि अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया गया कि यह मिसाइल उड़ान के दौरान ही फेल हो गई है, जबकि दूसरी मिसाइल को रोकने में अमेरिका युद्धपोत में SM-3 इंटरसेप्टर दागा गया है। हालांकि यह साफ नहीं हो पाया कि इंटरसेप्ट पूरी तरह से हो पाया है या नहीं, लेकिन बेस को किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। हालांकि ईरान की मिसाइल क्षमता और इस बेस की ईरान से दूरी के कारण माना जा रहा है कि हमला सफल नहीं हो पाता। डियागो गार्सिया हिंद महासागर में स्थित एक बेहद ही रणनीतिक सैन्य अड्डा है। भारत इसकी दूरी करीब, जैसे ये इंडिया हो गया हमारा, यहाँ से किलोमीटर मतलब 1800 किलोमीटर की दूरी है। यह हिंद महासागर में स्थित है। इस पर पहले ब्रिटेन का कब्जा था, मतलब हाल ही में भी ब्रिटेन ही इसको मतलब चलाता है एक तरीके से, लेकिन उसने यूएस को वो बेस दे रखा है यूज़ करने के लिए। यूएस एक तरीके से चारों तरफ से पूरे विश्व में अपने बहुत सारे ऐसे बेसेस बना रखा है जिसके माध्यम से पूरे विश्व के ऊपर कंट्रोल करता है। हिंद महासागर में ही यूएस का बेस है जो कि डियागो गार्सिया में है। साथ में उसने कतर में भी बना रखा था, सेंटकॉम का मुख्यालय मेन जो था उसके ऊपर भी ईरान ने हमला कर दिया था स्टार्टिंग में जब ये वॉर स्टार्ट हुआ था। तो इस हमले से पहले ब्रिटेन अमेरिका अपने सैन्य ठिकाने का इस्तेमाल का अनुमति नहीं दे रहा था, लेकिन इस हमले के बाद से ब्रिटेन का सरकार ने फैसला किया कि अमेरिका ब्रिटेन को ये बेस इस्तेमाल करने के लिए दे देगा। हालांकि ब्रिटेन अभी मतलब कि इस युद्ध में नहीं आया, वो बोल रहा है कि ये युद्ध जो है कि वो अमेरिका का और फिर इजराइल का, या फिर वो उसमें नहीं आएगा, लेकिन आने वाला टाइम में देखते हैं कि क्या ऐसा होता है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागाची ने कहा है कि अगर यूके अमेरिका को अपना ठिकाना देता है तो वह ब्रिटिश नागरिकों का जीवन खतरे में डालेगा। यह दिखाता है कि ईरान सिर्फ बात नहीं करता बल्कि अपनी चेतावनियों पर भी अमल भी करता। ये 4000 जितने भी इसका बैलिस्टिक मिसाइल रेंज हो गया, जैसे कि अगर ये आप एक तरीके से ये वर्ल्ड को माने और यहाँ से तो ये हो गया अफ्रीका, ये वाला देश, ये सारा हो गया नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, लेकिन एशिया वाला जो थे यहाँ पे यूरोप हो गया, यहाँ पे एशिया हो गया सारा, ये और ये हो गया ईरान, यहाँ से मारेगा तो ये 4000 मतलब ऑलमोस्ट ये ब्रिटेन के तक पहुँच सकता है ये। साथ में इसमें पूरा अफ्रीका वगैरह सारा आ जाएगा, एशिया का पूरा भाग आ जाएगा, रूस के कुछ वगैरह छोड़कर। तो ये इतना लंबा बैलिस्टिक मिसाइल है, ऐसा कि भारत भी इन सब मिसाइलों का प्रयोग नहीं करता या फिर इस्तेमाल नहीं करता है कि भारत ऐसा चाहता है कि जब हमारा इतना लंबा कोई दुश्मन ही नहीं है तो हम इतने लंबे मिसाइल का मतलब प्रशिक्षण क्यों करें, ताकि आने वाले समय में पूरे विश्व के टेंशन का माहौल हो। इसलिए ऐसे मिसाइलों का भारत उपयोग या फिर बनाता भी नहीं है। तो लेकिन ईरान ने बनाया, ईरान का दुश्मनी भी बहुत सारे ऐसे देशों से है, जिसमें कि पूरे मिडिल ईस्ट में सऊदी अरेबिया हो गया, उसका बहुत ज़्यादा है, उससे टेंशन चलते रहता है हमेशा। साथ में आपने इजराइल के साथ देखा होगा, यूएस के साथ देखा होगा। ये डियागो गार्सिया आइलैंड है जिसपे कि इस तरीके से बना हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हैंगर वगैरह है जिसमें कि सारे फाइटर जेट वगैरह को यहाँ पे रखा जाता है। ईरान और हिंद महासागर में मौजूद डियागो गार्सिया की दूरी लगभग 3500 से 4000 किलोमीटर की है। वहीं ईरान के पास मौजूदा सबसे लंबी दूरी हमला करने वाला मिसाइल जो कि जिसकी रेंज मिसाइल सोमर है, जिसका रेंज 2000 से 3000 किलोमीटर तक का है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि ईरान इतनी लंबी दूरी का मिसाइल कैसे बना लिया या फिर इसका प्रशिक्षण कैसे कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूएस का वो सारा चीज़ सैटेलाइट से देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है। वहाँ पे B-2 बॉम्बर जो है वो यहीं पे रखा रहता है, और साथ में यहाँ पे वो F-35 जो कि है वो भी यहाँ पे रहता है। B-2 बॉम्बर एक ऐसा बम है जो कि रडार वगैरह में नहीं आ पाता है जल्दी से। जो आपने सुना था कि पिछले टाइम में ईरान के फोरदोना, चांद, इस्फहान ऐसे 3 ठिकानों पे हमला किया था, उसमें B-2 बॉम्बर नहीं जाकर हमला किया था। B-2 बॉम्बर क्या है कि जिससे आसमान पे यहाँ से बहुत ऊपर जाकर वो इतना ऊपर चला जाता है कि वो रडार में नहीं आ पाता, और वो बहुत ऊपर से मतलब ये मिसाइल को नीचे दाग सकता है। वो जितना ऊपर से दागेगा उसकी गहराई उतने अंदर तक जाएगी, और वो अंदर जाने के बाद जैसे इतना अंदर जाने के बाद वो फटता है।
तो अगर 100 मीटर 150 मीटर के अंदर भी वो रहा तो वो उस चीज़ को नुकसान पहुंचा सकता है। फोर्दो नतांज और इस्फहान जो कि था एक पहाड़ के नीचे था, और वहाँ पे ऐसा बोला जा रहा था कि ईरान के द्वारा वहाँ पे न्यूक्लियर का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि आने वाले टाइम में उससे बम भी बना सकते हैं। ये मिसाइल जो कि अभी मतलब बनाया है गया है ईरान के द्वारा, वो जिसमें कि फ़तेह मिसाइल हो गया 300 किलोमीटर का, फ़तेह 313 हो गया। इसमें इस मिसाइल की बात किया जा रहा है। खोरशम शहर की बात किया जा रहा है जो कि 2000 किलोमीटर तक का इसका रेंज आप एक तरीके से देख सकते हैं, जो कि ईरान अगर कहीं से भी बैठकर मारेगा तो वहाँ से पूरे मतलब इंडिया की तरफ आ सकता है। और इसमें 2000 इसमें बताया गया है, लेकिन यहाँ से डियागो गार्सिया जो कि है वो 3 से 4000 किलोमीटर के दूर पे है। तो इतना अगर वो मार देगा तो ये 2000 यहाँ से सोच लिया 2000 और कितना आगे जा सकता है। और ठीक इस तरफ से यहाँ पे रोम है, इटली, अगर इटली तक वो पहुँच चुका है तो आप सोचिए अगर 2000 और हुआ तो वो पूरे यूरोप को यहाँ से वो आसानी से हमला कर सकता है। और आगे हम देखें तो इस हमले के बाद ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में ये जो वॉर है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अभी उस तरफ रशिया यूक्रेन का वॉर के चलते पूरे देश में मार्केट अप एंड डाउन हुआ है। फिर मिडिल ईस्ट में क्राइसिस आने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में बहुत सारा समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि विश्व में सबसे ज़्यादा पेट्रोल, गैस, इन सब का निर्यातक देश जो कि है, जिसमें कि ईरान हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, यूएई हो गया, कतर हो गया, बहरीन हो गया, कुवैत हो गया, ये सभी देश ही हैं इन सब में। और अगर इस रीजन में टेंशन अगर आगे बढ़ता रहा तो आने वाले टाइम में पूरे विश्व में एक तरीके से संकट पैदा कर सकता है। तो ऐसा देखा जाएगा कि ये वॉर जितना से जल्दी हो समाप्त हो सके और लोगों को नुकसान होने से बच सके। फ़िलहाल काफ़ी नुकसान हो चुका है सभी मतलब इन सब देशों का। ईरान ने सभी के ऊपर हमला कर चुका है, जिसमें सऊदी अरेबिया हो गया, कुवैत हो गया, कतर हो गया, बहरीन हो गया, यूएई हो गया, इन सभी के ऊपर हमला कर चुका है। क्योंकि ईरान वो डायरेक्ट ना कि यूएस के ऊपर मार सकता है और ना ही ईरान जो कि है वो इज़राइल के ऊपर मारता है, तो इज़राइल बहुत सारे मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लेता है, जिससे कि इज़राइल पे बहुत सारा नुकसान नहीं हो पाता है। लेकिन अमेरिका ने इन सब देशों में सेना अड्डा बना रखा है अपना अमेरिका ने, तो ईरान उसके ऊपर हमला करता है ताकि आने वाले टाइम में अगर इस पे हमला कर रहा है। और ईरान ने और भी जगह पे हमला किया है, क्योंकि अगर यही सब देश होगा तभी ये सब देश जाकर यूएस को बोलेंगे कि आप ईरान के साथ मतलब कि बात करिए, बातचीत से मामला जो है वो सुलझाइए, ये लड़ाई वगैरह से कुछ नहीं होगा, क्योंकि सभी देशों को नुकसान ऑलरेडी हो चुका है। यूएई हो गया, अबू धाबी हो गया, दुबई हो गया, जो कि पर्यटन की दृष्टि से और बिज़नेस की दृष्टि से बहुत सुरक्षित शहर देखा जा रहा था, लेकिन इस टेंशन के बाद से ऐसा लग रहा है कि ये भी देश में समस्या हो सकता है। तो आगे देखते हैं आगे क्या होता है। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं किसी नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।